21 में तुम अपॉइंट हुए, 22 में तुमको पावर मिली, 23 में तुमने छापा मारा। ये ड्रग इंस्पेक्टर में हमको इतना याद रखना। हेलो, वेलकम टू फार्मा कोड 07 एग्जाम्स। यहाँ आज हम लोग देखेंगे आरआरबी फार्मासिस्ट सुपर फास्ट, जिसमें फार्मास्यूटिकल जूरी स्टूडेंट्स का होल सिलेबस हम कवर करेंगे। एक क्विक रिवीजन की तरह हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप सब लोगों ने पढ़ तो लिया ही होगा सब कुछ, है ना। तो हम लोग पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड डायरेक्ट जो पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि देखिए आपको लिखना तो है नहीं कुछ वहाँ, आपको सब कुछ मिलने वाला ही है, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करना है कि हम ऐसी चीजें इसमें बताएंगे ताकि आप जो है ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सबने अगर कवर किया है फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या रहेगा, आपको डायरेक्ट सिर्फ जो हम बताने जा रहे हैं पॉइंट्स, उनको आपको ध्यान में रखना है बस। तो सबसे पहले क्या है, जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस में आता है सबसे पहले तुम्हारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जिसमें कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो है वो उसके चेयरमैन कौन थे, तो वो याद रखिएगा कर्नल आर्यन चोपड़ा सर चेयरमैन थे, ठीक है। और फादर ऑफ, एक इसमें क्वेश्चन बनता है, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, तो वो कौन है, एमएल सराफ, प्रोफेसर एमएल सराफ सर, ठीक है, महादेव लाल सराफ सर। तो दो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हु कॉन्स्टिट्यूट ड्रग इंक्वायरी कमेटी, तो उसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, कर्नल आर्यन चोपड़ा। और हु इज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, तो उसका आंसर क्या होगा, एमएल सराफ, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर वही जो है डायरेक्ट आपको मिलेगा एग्जाम में, तो हम वैसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। पूरा सिलेबस नहीं, जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना है, तो सिर्फ वही पढ़ना है हमको, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं तुम्हारा शेड्यूल्स पर। शेड्यूल्स में आपको जो वैसे सारे शेड्यूल्स याद होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान रखने वाले शेड्यूल्स हैं, ठीक है, जिसमें से ज्यादातर क्या होता है, कंफ्यूजिंग होते हैं शेड्यूल्स, ठीक है, कि ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, एफ है, मतलब उसमें सब पार्ट जो होते हैं वहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो एग्जामिनर भी समझता है कि अगर हम इतना इजी पूछ लेंगे तो हर कोई क्वालिफाई कर जाएगा, है ना। तो पूछता वो वहां से है जहां से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाए, बच्चा जो है उसको सोचना पड़े 1 मिनट, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या है, सबसे प्रीसियस टाइम है, ठीक। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके चल रहे हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, ओके। तो वैसे शेड्यूल्स कैसे याद रखने हैं, तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जो शेड्यूल्स हैं A to Y, ठीक है, उसको आपको रिकॉल कैसे करना है, कैसे ध्यान रखना है, वो हम बता रहे हैं। तो जैसे शेड्यूल ए है, शेड्यूल ए क्या कहता है तुम्हारा, प्री फॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, आप इसको ए की तरह, ए फॉर एप्लीकेशन ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हम एक तरफ से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ए फॉर एप्लीकेशन, बी फॉर कैसे हम याद रखेंगे, रेट ऑफ फी, ठीक है। और सी फॉर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, जिसमें क्या है, इंजेक्टेबल मतलब पैरेंटल आते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, सी हो गया, ठीक। C1 क्या होता है, अदर स्पेशल प्रोडक्ट जो नॉन पैरेंटल होते हैं, ठीक है, वो हमारे किस में आते हैं, C1 में आते हैं। और डी को हम कैसे याद रखेंगे, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, ठीक है, ऐसी ड्रग जिन पर हमें छूट मिलती है इम्पोर्ट करने पे, तो उसको हम किस में रखेंगे, डी में रखेंगे, ठीक। इसी तरह क्या आता है तुम्हारा, E1 आता है, E1 में क्या आता है, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस अंडर ASU, जो आयुष वाली ड्रग्स हैं, मतलब आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी वाली ड्रग्स हैं, उसकी
उसमें पॉइजनस सब्सटेंस की लिस्ट वो हमारी किस में आती है, E1 में आती है। एफ में क्या आता है तुम्हारा, पहले तो हम ऐसे सिंपल याद रखेंगे, एफ में जो है हमारा क्या आएगा, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक से रिलेटेड जितना भी है वो हमारा किस में आएगा, शेड्यूल एफ में आएगा। ठीक है, फिर शेड्यूल F1 में पार्ट्स हैं हमारे, जैसे कि F1 का पार्ट 1 हमारा क्या कहता है, प्रोविजन अप्लीकेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑल बैक्टीरिया एंड वायरल वैक्सीन। तो इसको हम जो पार्ट F1 है, F1 का पार्ट 1 है, उसको हम कैसे याद रखेंगे, जो एप्लीकेशन है किसके लिए, बैक्टीरिया और वायरल वैक्सीन के लिए। ठीक है, पार्ट 2 हम कैसे याद रखेंगे, ऑल सीरा फ्रॉम लिविंग एनिमल्स। ठीक, पार्ट थ्री में हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट। ठीक, तो हम याद कैसे रखेंगे इसको, पार्ट F1 का पार्ट 1 क्या कहता है, बैक्टीरिया एंड वायरल वैक्सीन। पार्ट 2 ऑल सीरा। पार्ट 3 डायग्नोस्टिक एजेंट। ठीक, तो इस तरह से हम याद रखेंगे। फिर F2 हमारा क्या कहता है, शेड्यूल F2 वो कहता है स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। जो क्वेश्चन है हमारे यहीं से बनते हैं, F2 F3 FF। ठीक, तो हमको कैसे हमको याद रहे, ऐसे हमको पढ़ना है, ना कि पूरा लाइन याद करनी है। ओके, तो F2 क्या है, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। F2 हम कैसे याद रखेंगे, सर्जिकल ड्रेसिंग की तरह। F3 स्टेरिलाइज्ड अम्बिलिकल टेप। ठीक, स्टेरिलाइज्ड अम्बिलिकल टेप क्या होता है, F3 होता है। FF ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन। जैसे FF है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, जैसे 2 F इसमें है। ठीक है, तो आंखें कितनी होती है तुम्हारी, 2 होती हैं। ठीक है, इसलिए हम FF यूज करते हैं, शेड्यूल FF मतलब 2 आंखें और 2 F मतलब ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ठीक है, इस तरह से हम कुछ ना कुछ ट्रिक बना के ऐसे याद रखेंगे। फिर आते हैं हम शेड्यूल जी पे। जी फॉर क्या होता है, जी फॉर होता है मेडिकल सुपरविजन। ऐसी ड्रग्स जो हम मेडिकल सुपरविजन के अंदर देंगे वो किसमें आएगा, शेड्यूल जी में आएगा। ठीक है, और शेड्यूल एच क्या कहता है, शेड्यूल एच क्या है, प्रिस्क्राइब ड्रग्स। ऐसी ड्रग जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम नहीं दे सकते हैं, वो किसमें आएगा, शेड्यूल एच में आएगा। शेड्यूल जे क्या कहता है तुम्हारा, शेड्यूल जे कहता है हमारा ऑर्फन ड्रग्स। ऐसी ड्रग्स जिनका प्रिवेंशन और क्योर क्लेम हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारा, उसको हम कैसे याद रखेंगे, शेड्यूल जे जो है वो हमारा ऑर्फन ड्रग्स में आएगा। ठीक, के क्या होता है, के होता है तुम्हारा ऐसी ड्रग्स जिनका जो प्रोविजन है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स से है। ठीक है, तो के को हम कैसे याद रखेंगे, ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ड्रग। ठीक है, इसको हम के को मैन्युफैक्चरिंग ड्रग से याद रखेंगे। तो L1 क्या होता है, L फॉर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। L1 क्या होता है हमारा, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, GLP। ठीक, एम एम सबसे पहले क्या होगा, एम मैन्युफैक्चरिंग, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP। एम में क्या आएगा, शेड्यूल एम में जो होता है हमारा क्या आता है, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। फिर जो एम है उसमें भी क्या आते हैं, पार्ट्स आते हैं, जैसे कि M1 किसके लिए है, रिक्वायर्ड फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस। फैक्ट्री चलाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। ठीक है, वो हमारा किस में आएगा, वो भी किसके लिए, कौन सी फैक्ट्री के लिए, होम्योपैथिक के लिए। जो होम्योपैथिक प्रिपरेशन के लिए हमें फैक्ट्री लगानी है तो उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, वो किस में आएगा, शेड्यूल M1 में आएगा। M2 में क्या कहता है हमारा, पार्ट 1A। M2 में पार्ट 1A इसमें क्या आता है, स्टाइल प्रोडक्ट्स। पार्ट 2B ओरल लिक्विड्स। पार्ट 1C ओरल लिक्विड्स। पार्ट 1B ओरल सॉलिड, बी में सॉलिड है। ठीक है, पार्ट बी 1B में तुम्हारा सॉलिड हो गया। पार्ट 1C में क्या हो गया, तुम्हारा ओरल लिक्विड हो गया। ठीक, पार्ट डी क्या हो गया, टॉपिकल हो गया। पार्ट ई में मीटर डोज इनहेलर। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, पार्ट M2 का पार्ट 1 क्या है, स्टाइल प्रोडक्ट है। पार्ट 1B क्या है, ओरल सॉलिड है। पार्ट 1C क्या है, ओरल लिक्विड है। पार्ट डी क्या है, टॉपिकल सब्सटेंसेस हैं। पार्ट ई क्या है, मीटर डोज इनहेलर है। ठीक है, तो ऐसे हम इनको याद रखेंगे। फिर M3 क्या कहता है,
रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक। अब हमें कॉस्मेटिक की प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो किसमें आएगा, शेड्यूल M3 में आएगा। इसमें हम सिंपल सा है, शेड्यूल M जो है वो किसके लिए होता है, GMP के लिए होता है। सबसे पहले हम ये याद रखेंगे। फिर GMP में भी सब कैटेगरी हैं, कौन कौन से आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। जैसे होम्योपैथिक की प्रिपरेशन करनी है तो हमारा शेड्यूल M1 आएगा। ठीक, M2 किसके लिए है, कॉस्मेटिक के लिए। M3 किसके लिए है, वो है तुम्हारा मेडिकल डिवाइसेस के लिए है, M3। ओके, फिर क्या आता है तुम्हारा शेड्यूल N। शेड्यूल N क्या होता है, उसको हम कैसे याद रखेंगे, रनिंग ऑफ फार्मेसी। हमें कोई फार्मेसी चलानी है, उसके लिए कौन सा शेड्यूल लगेगा, शेड्यूल N लगेगा। ठीक, वो क्या था, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट। ठीक, जो डिसइंफेक्टेंट है उनके लिए वो होता है शेड्यूल O। O में भी पार्ट है, जैसे पार्ट 1 उसमें क्या आता है, ब्लैक एंड व्हाइट फ्लूइड्स आते हैं। पार्ट 2 में क्या आता है, अदर फ्लूइड्स आते हैं। ठीक, फिर जो है P, शेड्यूल P क्या होता है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, मतलब एक्सपायरी। ठीक, P फॉर शेड्यूल P फॉर पीरियड और P फॉर एक्सपायरी, हम ऐसे इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसमें भी पार्ट है, जैसे पार्ट 1 P1 क्या कहता है, पैक साइज ऑफ ड्रग। P फॉर शेड्यूल P और P फॉर पैक साइज। ठीक है, P1 फॉर पैक साइज, P फॉर पीरियड, लाइफ पीरियड मतलब कितने समय तक रख रहे हो, एक्सपायरी। ठीक है, तो उसको हम ऐसे याद रखेंगे। Q1 क्या है, Q1 जो होता है तुम्हारा वो होता है पार्ट है इसमें, Q1 पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 क्या होता है, डाई, कलर, ठीक है, एंड पिगमेंट। ठीक, और पार्ट 2 क्या है, कलर, प्रीमेटेड और सोप। ठीक है, पार्ट 1 किसके लिए है, तुम्हारा डाई, कलर एंड पिगमेंट्स परमिटेड इन कॉस्मेटिक एंड सोप। पार्ट 2 किसके लिए है, वो स्पेशल कलर्स हैं जो सिर्फ सोप के लिए होते हैं, वो पार्ट 2 आता है। ठीक, फिर आर, आर किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड फॉर कंडोम मेड ऑफ रबर लैटिक्स। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो प्रोटेक्शन है उसका स्टैंडर्ड्स होता है। उसमें R1 क्या होता है, R1 शेड्यूल जो है वो मेडिकल डिवाइसेस के लिए है। ठीक है, फिर शेड्यूल S क्या कहता है, शेड्यूल S को हम कैसे याद रखेंगे, कॉस्मेटिक होता है, S फॉर कॉस्मेटिक। ठीक है, शेड्यूल एस क्या है, हमारा कॉस्मेटिक होता है। टी, टी जो होता है जीएमपी होता है, किसका, आयुर्वेदा सिद्धांत। पार्ट 2B जो है वो यूनानी सिस्टम के लिए, वही सारी इक्विपमेंट, वही सारी मशीनरी, पार्ट 2B यूनानी के लिए। पार्ट 2C क्या होता है, इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। ठीक, पार्ट 2C क्या होता है, इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन के लिए। ठीक, फिर यहाँ पे क्या है तुम्हारा शेड्यूल यू। यू किसके लिए होता है, मेंटेनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। जो एनालिटिकल रिकॉर्ड हमको रखना है वो किसमें रखेंगे, शेड्यूल यू में रखेंगे। उसमें उसमें भी सब शेड्यूल होता है, जैसे कि शेड्यूल U1। शेड्यूल U1 क्या कहता है तुम्हारा, रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक का रिकॉर्ड है वो इसमें रखेंगे, हम शेड्यूल U1 में रखेंगे। फिर आता है शेड्यूल वी। वी किसके लिए होता है, पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। ठीक है, जितनी भी पेटेंट ड्रग्स होती हैं वो हम शेड्यूल वी में रखते हैं। ठीक, और शेड्यूल जो डब्ल्यू है उसमें हमारी कौन सी ड्रग आती हैं, जेनेरिक ड्रग्स आती हैं, वो हमारी शेड्यूल डब्ल्यू में आती हैं। पी फॉर पेटेंट, पेटेंट किसमें रखेंगे, शेड्यूल वी में रखेंगे। और डब्ल्यू फॉर जेनेरिक, मतलब जेनेरिक मेडिसिन जितनी है वो शेड्यूल डब्ल्यू में आएंगी। एक्स किसके लिए होता है, शेड्यूल एक्स जो होता है तुम्हारा वो होता है स्पेशल प्रोविजन, मतलब ऐसी ड्रग्स जिसमें हमें स्पेशल प्रोविजन चाहिए, जो हमारी नारकोटिक ड्रग्स हैं वो हमारी किस में आएंगी, शेड्यूल एक्स में आती हैं। और शेड्यूल वाई किसके लिए है, क्लिनिकल ट्रायल के लिए है। तो ये हमारा शेड्यूल हो गया, जिसमें आपको कैसे याद रखनी है चीजें वो हमने आपको बता दिया। में कमेटी में आपको याद रखना है चेयरमैन कौन थे और किस पर्पज से आई, बस इतना बहुत है। ठीक है, जैसे कि बोर कमेटी, बोर कमेटी के चेयरमैन कौन है, सर जोसेफ बोर। कब आई थी, 1943। ठीक है, और किस पर्पज से आई थी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के पर्पज है।
ठीक है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी की। क्योंकि इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये आई थी 1953, मतलब आजादी से पहले। तो आजादी से पहले आप स्थिति क्या होगी, क्या रही होगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हेल्थ सर्वे करवा रहे थे और डेवलपमेंट कमेटी करवा रहे थे, ठीक, बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड क्या है तुम्हारी, भाटिया कमेटी। ठीक, इसके चेयरमैन कौन है, मेजर जनरल एस एल भाटिया सर। कब आई थी, 1959 में, 1959 में आई थी। ये किस पर्पज से आई थी, ये तुम्हारी आई थी हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के पर्पज से। ठीक है, हेल्थ सर्वे हो रहा था और प्लानिंग कमेटी बन रही थी 1959 में। फिर थर्ड कमेटी क्या है तुम्हारी, मुल्देर कमेटी। मुल्देर कमेटी के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुल्देर। कब आई थी, 1953 में आई थी, 1953 में आई है। ठीक, इसका पर्पज क्या है, ये फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी, फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है तुम्हारा, हाथी कमेटी। हाथी कमेटी के चेयरमैन कौन है, जयसुख लाल हाथी, 8 फरवरी 1974। इसका पर्पज क्या है, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, कमेटी हो गई। ठीक, हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर क्या है तुम्हारा, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लोकेशन। अब रिसर्च इंस्टीट्यूट और लोकेशन जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि गाजियाबाद, गाजियाबाद में क्या है तुम्हारा, ओपीएम फैक्ट्री है। ठीक, कोलकाता, कोलकाता में क्या है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, सीरोलॉजिकल एंड केमिकल एग्जामिनर, VDRL एंटीजेंस, ये भी है, फूड एंड ड्रग टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये सब कहाँ है तुम्हारा, कोलकाता में है। ठीक, लखनऊ में क्या है तुम्हारा, लखनऊ में है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर। थर्ड क्या है तुम्हारा, इज्जत नगर और मुक्तेश्वर। इज्जत नगर और मुक्तेश्वर ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर फोर्थ क्या है, गाजियाबाद। गाजियाबाद में क्या है, सेंट्रल फार्माकोपिया लेबोरेटरी। फिर क्या है, मुंबई। मुंबई में क्या है, एंट्रोवायरस रिसर्च सेंटर। ठीक, तो आप इसको नाम के अकॉर्डिंग याद रख सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ वो ज्यादा नहीं है। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। ये कहाँ है तुम्हारा, न्यू दिल्ली में है। फिर कोलकाता, कोलकाता में क्या है, पेटेंट ऑफिस भी है। ठीक है, बेंगलोर, बेंगलोर में क्या है तुम्हारा, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल सीरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। ठीक है, फिर इसमें क्या सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चीज है, वो यहाँ से आता है, लिस्ट ऑफ एक्ट। कब एक्ट किस ईयर में आया। ठीक, तो आप इसको, हम इसमें ट्रिक बता रहे हैं, उस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, जैसे 1857 आजादी की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी, 1857 में, मंगल पांडे, याद आ रहा है। ठीक है, तो ओपीएम एक्ट कब आया तुम्हारा, 1857 में आया। ठीक है, दूसरा 1919 में क्या आया तुम्हारा, पॉइजन एक्ट आया। ठीक, 1930 में डेंजरस ड्रग एक्ट आया। 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया। 1948 में फार्मेसी एक्ट आया। 1948 में फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और फार्मेसी एक्ट दोनों साथ ही आए। ठीक है, 1948 में। फिर 1954 में क्या है तुम्हारा, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। 1955 में क्या है तुम्हारा, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन। फिर 1957 में क्या है, कॉपी राइट एक्ट। 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट। 1970 में पेटेंट एक्ट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया है अभी तक। पेटेंट एक्ट कब आया, 1970 में। 71 में क्या आया तुम्हारा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। 1985 में नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। फिर 1987 में AICTE एक्ट, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, 1987 में। 2000 में क्या है तुम्हारा, डिजाइन एक्ट।
और 1995 में क्या है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये ओल्ड वाला है, ठीक है, ओल्ड डीपीसीओ। लेटेस्ट क्या है, 2013, ठीक। 2019 में क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 2019 में। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, पहले क्या था, अंग्रेज जो है 1857 मतलब 1857 से पहले सभी भारतीयों को ओपियम खिला रहे थे, ठीक। लेकिन 1857 में मंगल पांडे जी ने यहाँ पे बिगुल फूंक दिया कि नहीं, अब कोई इंडियंस ओपियम नहीं खाएगा। ऐसा हुआ नहीं था, कैसे याद रखना है आपको, हम उसकी ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 1857 में उन्होंने कहा कि अब कोई भारतीय ओपियम नहीं खाएगा, तो वहां से ओपियम एक्ट आ गया। फिर उन्होंने, वहां अंग्रेजों की चाल फेल हो गई, तो उन्होंने क्या किया, सब इंडियंस को पॉइजन खिलाने लगे, ठीक है। तो 1919 में क्या हुआ, पॉइजन एक्ट आ गया, पॉइजन एक्ट ले आए उन्होंने, इंडियंस जो जितने भी इंडियंस थे, ठीक है। वहां भी नहीं वो लोग सुधरे, तो 1930 में मतलब 1930 में उन्होंने डेंजरस एक्ट लाया, मतलब उन्होंने डरा धमका के, मतलब डेंजर मतलब डरा धमका के उन्होंने सोचा कि अब इंडियंस को हम गुलाम बना लेंगे। लेकिन इंडियंस ने क्या किया, 1930 में वो डेंजरस एक्ट लेके आ गए, ठीक। फिर 1940 में सब इंडियंस ने अपना जितने भी अंग्रेज लोग थे उन्होंने चाल फेंकी, क्या कि अब कॉस्मेटिक और ड्रग एक्ट लेके आएंगे, इससे क्या होगा, आप लोगों की स्किन बदल जाएगी, आप लोग फिर से हमारे जैसे हो जाएंगे, ये बहुत कुछ बताया उन्होंने। लेकिन इंडियंस ने क्या किया, उन्होंने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ले आया 1940 में। फिर आजाद हो गई, ठीक है, इंडियंस आजाद हो गए। फिर आजादी के एक साल बाद उन्होंने पढ़ना पढ़ना चालू किया और फैक्ट्री में काम करना चालू किया। तो आजादी के जस्ट बाद क्या आया, तुम्हारा फार्मेसी एक्ट आया, ठीक है। और कुछ जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे वो कहाँ जाने लगे, फैक्ट्री में जाने लगे, आजादी के तुरंत एक साल बाद मतलब 1948 में। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे दुष्प्रभाव था, मतलब दुष्प्रचलन था, कौन सा, ड्रग और मैजिक रेमेडी का, काला जादू का, तंत्र विद्या का, ठीक है। तो उससे बचने के लिए 1954 में क्या आया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट आया, ठीक है। कि हाँ, क्या कहा गया कि काले जादू से बचो, ठीक है, तब 1954 में। फिर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया 1955 में, जब लोग काले जादू से बच के, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मेडिकल मेडिकल्स और टॉयलेट प्रिपरेशन का यूज करना चालू किया, ठीक है। उसके लिए एक्ट लेके आए 1955 में। फिर जब देखा वो सारी प्रिपरेशंस जो हैं कॉपी हो रही थी, ठीक है, दूसरे लोग भी बना ले रहे थे बिना किसी कॉपीराइट एक्ट के, ठीक है। तो 1957 में कॉपीराइट एक्ट लेके आया गया, ताकि कोई प्रिपरेशंस मतलब कोई किसी का कॉपी ना कर पाए, सब अपना अपना बनाएंगे। फिर इंसेक्टिसाइड एक्ट लेके आया गया 1968 में, बहुत सारे चूहे, बहुत सारे कीट पतंगे, बहुत कुछ होने लगा था, तो 1968 में क्या आ गया, इंसेक्टिसाइड एक्ट आ गया। फिर यहाँ पे 1970 में पेटेंट एक्ट आया। पेटेंट एक्ट किस लिए पेटेंट एक्ट लाया गया, क्योंकि बहुत सारी आजादी के आजादी के 30 साल बाद बहुत सारा डेवलपमेंट चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि अब बिना पेटेंट के आप क्लेम करने लगे कि ये नहीं मेरा है, वो कहे मेरा है, तो इसलिए पेटेंट एक्ट लेके आया गया 1970 में, ठीक है। 1971 में देखा गया कि एक दुष्प्रभाव था हमारे समाज में कि मेडिकल टर्मिनेशन हो रहा था बहुत ज्यादा, मतलब जिसके बच्चे हो रही थे तो उसको क्या कर रहे थे, मेडिकल टर्मिनेट करवा दे रहे थे। उससे बचाने के लिए 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लेके आया गया। फिर नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, बहुत सारा, अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही थी कंट्री में वैसे वैसे नशा बढ़ रहा था, बहुत सारे यंग लोग नारकोटिक ड्रग ले रहे थे, इंजेक्शन लगा रहे थे, बहुत सारा चरस गांजा फूंक रहे थे, ठीक। तो उसको बचाने के लिए 1985 में नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट लेके आया गया। फिर बहुत सारी, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा था, जैसे जैसे 2000 के आसपास हम लोग आ रहे थे, वैसे वैसे हम लोग
क्या देखा था, डेवलपमेंट देख रहे थे हम लोग। तो AICTC एक्ट लेके आया गया, बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी कोचिंग्स, बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारी संस्थाएं खुल रही थी, तो उससे रेगुलेट करने के लिए 1987 में AICTC एक्ट लेके आया गया। फिर डिजाइन एक्ट 2000 में आया, और DPCO जो है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, वो 1995 वाला ओल्ड है, ठीक है, 2013 वाला लेटेस्ट है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आएगा। अब यहाँ पे जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसलिए लेके आएगा क्योंकि यहाँ पे जो दुकानदार थे सब अपनी मनमानी कर रहे थे, ठीक है, तो उससे बचने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आएगा 2019 में। तो इस तरह से हम रिकॉल कर सकते हैं एग्जाम में कि कब क्या हुआ था, इस तरह से हम ईयर्स याद रख सकते हैं। फिर क्या है PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। PCI को कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने साल के लिए होता है, एवरी, रिकॉन्स्टिट्यूट कितने साल पे होता है, एवरी 5 ईयर। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने साल पे रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, तो हर 5 साल पे ये रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल कब आया था, 1949 में। इसके ये जो है आपको पूछा जा सकता है GS में, ठीक है। क्या PCI के प्रेसिडेंट कौन है, तो है डॉक्टर मोंटी M पटेल। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये है मिस्टर जयसु भाई हीरा भाई चौधरी, ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, लेटेस्ट है, ठीक है, इससे पहले दूसरे थे। मेंबर ऑफ PCI की बात करें तो मेंबर ऑफ PCI में इलेक्टेड टोटल कितने होते हैं, 20 मेंबर्स होते हैं, जिसमें इलेक्टेड 8 होते हैं, नॉमिनेटेड 9 होते हैं, एक्स ऑफिशियो 3 होते हैं। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे ई फॉर 8, 8 फॉर, सॉरी, ई फॉर 8, ठीक, एन नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड 9, एन आ रहा मतलब ई फॉर इलेक्टेड, इलेक्टेड, और ई फॉर 8, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, ई फॉर इलेक्टेड, ई फॉर 8, कितने मेंबर, 8, एन, एन फॉर नॉमिनेटेड, और एन फॉर 9। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, इलेक्टेड 8, नॉमिनेटेड 9, और एक्स ऑफिशियो हमारे 3। तो टोटल PCI में 20 मेंबर्स होते हैं। फिर क्या आता है स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल और ज्वाइंट काउंसिल, दो काउंसिल्स होती हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो अभी तक पूछा गया है वो स्टेट काउंसिल से ही पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं, 6 और 7 दोनों दिया गया है, ठीक है, जैसा ऑप्शन वहां पे आपको दिखे उस तरह से आप लगा सकते हो। जैसे इलेक्टेड मेंबर 6 या 7 होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड 5 और एक्स ऑफिशियो 3। कौन कौन से एक्स ऑफिशियो होते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, हर स्टेट का जो स्टेट का मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसका चीफ। दूसरा, चीफ इंचार्ज ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल, थर्ड, गवर्नमेंट एनालिस्ट। ये एक्स ऑफिशियो होते हैं स्टेट काउंसिल के। फिर क्या है ज्वाइंट काउंसिल। ज्वाइंट काउंसिल में इलेक्टेड 5 या 6 दिया हुआ है, नॉमिनेटेड 4 है, एक्स ऑफिशियो 3। एक्स ऑफिशियो सब में वही है तुम्हारा, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो स्टेट में होता है और ज्वाइंट में भी सेम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पे जितने भी वो होते हैं ये सारे हर स्टेट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइंट स्टेट काउंसिल है, तो यहाँ पे इलेक्टेड जो है वहाँ, यहाँ पे इलेक्टेड जो दिया गया है वो कितना है, 3 से 5 है, नॉमिनेटेड कितना है, 2 से 4 है, और एक्स ऑफिशियो 3 है, ठीक है। जबकि स्टेट काउंसिल में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्टेड 6 है, 6 प्लस 1 7 दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑप्शन 6 दिया हो 7 ना दिया हो तो 6 भी सही है, अगर 7 दिया हो तो 7 भी है, क्योंकि 1 मेंबर इलेक्टेड बाय MCI ऑफ स्टेट का होता है, ठीक है, और 6 तुम्हारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं। नॉमिनेटेड में कितने होते हैं, नॉमिनेटेड में 5 होते हैं, जिसमें 3 जो होते हैं डिग्री या डिप्लोमा, फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, और रजिस्टर्ड फार्मेसी जो स्टेट गवर्नमेंट लेके आता है। तो नॉमिनेटेड 5 होते हैं, एक्स ऑफिशियो 3 होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया ज्वाइंट स्टेट और स्टेट काउंसिल। फिर क्या है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल।
ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल में क्या याद रखना है, एक्ट कब आया था 1940 में, रूल कब हुआ 1945 में। ठीक है, मेजर अमेंडमेंट ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अगर आपको याद रखना है तो इसको आप देख लेना। बाकी पूछे जाने वाले क्वेश्चन एक्ट पे आते हैं, फिर कब कौन सा एक्ट आया था। फिर नेक्स्ट क्या है, चैप्टर्स। अब इसको जो है हमने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये यहाँ पे पूछा गया था किस चैप्टर में इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं आसान तरीके से, जैसे कि आपको इंट्रो देना है, आप कहीं गए हो, ठीक है, वहां आपको इंट्रो देना है। तो हमारा चैप्टर 1 हो गया, शुरुआत हम करते हैं 1 से। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम इंट्रो देंगे। किसको इंट्रो देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को देंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 हो गया। ठीक, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हमें क्या कहेगा, तुम इंपोर्ट करो क्या, ड्रग एंड कॉस्मेटिक को। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक को तुम इंपोर्ट करो, क्या हो जाएगा चैप्टर 3। फिर इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। ओके, इंपोर्ट करने के लिए हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक का। तो चैप्टर 4 हो गया। कॉस्मेटिक, ड्रग एंड कॉस्मेटिक का तो हम मैन्युफैक्चर सेल कर ही रहे थे, उसके साथ साथ हमें क्या करना है, जो आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी है उसमें भी हम अपना हाथ जमाना चाह रहे हैं, तो वो इसमें आ जाएगा चैप्टर 5 में आ जाएगा। उसके साथ और कुछ भी हम एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो हमारा चैप्टर 6 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमको याद रखना है। तो जो पहला है, पहले हमें इंट्रो देना है, तो इंट्रो देने के लिए चैप्टर फर्स्ट हो गया। किसको देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या कहेगा, इंपोर्ट करो ड्रग और कॉस्मेटिक को। ड्रग और कॉस्मेटिक को इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक करना पड़ेगा। वो चैप्टर 4 हो जाएगा। उसके अलावा हमें आयुष में भी जाना है, ठीक है, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी में भी जाना है, तो चैप्टर 5 हो जाएगा। उसके अलावा जो अदर ऐड ऑन हम करना चाहते हैं तो वो हमारा चैप्टर 6 हो जाएगा, जो हमारा क्या है, मिसलेनियस है। सम इम्पोर्टेंट सेक्शन। ठीक है, इस सेक्शन में क्या आता है, जैसे सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 है, इसमें क्या आता है, DTAB, ड्रग टेक्निकल एंड एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, ड्रग एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कौन किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 5 में आता है। इस सेक्शन में इस ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में DTAB में कितने मेंबर होते हैं, तो टोटल 18 मेंबर्स होते हैं, ये याद रखना है। फिर सेक्शन 6 में क्या आता है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आता है, CDL। सेक्शन 7 में क्या आता है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी आती है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 5-6 से। 5 में क्या आता है, DTAB। 6 में क्या आता है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। 7 में क्या आता है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। फिर क्या है, एडल्ट्रेटेड ड्रग। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफिनीशन बेस पर। एडल्ट्रेटेड ड्रग क्या होता है, एडल्ट्रेटेड वो ड्रग्स होती हैं जिसमें कि पूरा जो पार्ट होगा वो खराब सड़ा गला जैसा भी होगा, डिकम्पोज सब्सटेंस, वो सब मिला दिया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडल्ट्रेटेड ड्रग। उसको हम ध्यान रखेंगे, एडल्ट्रेटेड ड्रग की अगर डिफिनीशन पूछी जाएगी तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा लेदरी प्यूट्रेटेड डिकम्पोज सब्सटेंस, उसको देख के ही आप समझ जाना कि ये अडल्ट्रेटेड ड्रग है। दूसरा क्या है, मिस ब्रांडेड ड्रग। मिस ब्रांडेड ड्रग में क्या होता है, ज्यादा कलर्ड, ज्यादा कोटेड, ज्यादा डैमेज को कंसील करने के लिए पॉलिश किया गया हो, या फिर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ना दिया गया हो, तो वो किस में आएगा, तुम्हारा मिस ब्रांडेड ड्रग, मतलब तुमको भ्रमित करा जा रहा हो। ठीक, तो वो किसमें आएंगी, मिस ब्रांडेड ड्रग्स में आएंगे। तो इसको हम ये कैसे याद रखेंगे, इसमें डिफिनीशन में दिखा होगा, कोटेड, कलर्ड, पाउडर, पॉलिश, डैमेज को कंसील करने के लिए, या फिर नॉट प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, ठीक, मिसलीड किया जा रहा हो आपको, तो वो किसमें आएगा, मिस ब्रांडेड ड्रग में आएगा। स्प्यूरस में क्या आएगा, यहाँ पे देखना, याद रखना, सब्स्टिट्यूटेड होली या पार्सली इन अनदर ड्रग, किसी दूसरे ड्रग को सब्स्टिट्यूट करके बनाया गया हो, तो इसको वो आएगा स्प्यूरस ड्रग। यहाँ पे डिफिनीशन में लिखा होगा, इम्पोर्टेड अंडर नेम विद विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, किसी दूसरे नाम से बेच दिया जा रहा हो, ठीक है, ब्रांड किसी और का है, जैसे कि एडिडास, एडिडास, इसको मार्केट में जाओगे सब जब सरोजनी में, तो वहां में क्या देखने को मिलता है, एबीबास, एबीबास, ठीक है। तो ये क्या है, स्प्यूरियस है, मतलब ब्रांड किसी और का, नाम किसी और का, चिपका किसी और को दे रहे हैं।
ठीक है, तो हम इसमें ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, अगर कहीं तुमको देखने को मिल जाए सब्स्टिट्यूटेड लिखा हो, इम्पोर्टेड लिखा हो अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर नेम, तो समझ जाना क्या है, वो तुम्हारा स्प्यूरियस ड्रग्स है। फिर आता है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड द रूल। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी में हमें तीन बॉडी याद रखनी है, पहले एडवाइजरी बॉडी, दूसरी एनालिटिकल बॉडी, तीसरी एग्जीक्यूटिव बॉडी। पहली जो तुमको एडवाइस देगी बैठे बैठे, दूसरी एनालिटिकल बॉडी जो जो काम होगा उसको परखेगी, मतलब चेक करेगी काम ठीक चल रहा है कि नहीं, काम कैसा है, क्या गड़बड़ी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी वो बॉडी होगी जो चेक करेगी जाके साइट पर कि हाँ ये सही चल रहा है काम या नहीं चल रहा, कोई गड़बड़ी है तो वो एनालिटिकल बॉडी को भेजेगी। ठीक, कि तुम चेक करके बताओ ये काम सही है कि नहीं सही है। ओके, तो एडवाइजरी बॉडी में क्या हम देखते हैं, एडवाइजरी बॉडी में क्या आता है, डीटीए भी आता है और डीसीसी आता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड आता है और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी आती है। डीटीएबी में 18 मेंबर होते हैं, जिसमें 8 एक्स ऑफिशियो होते हैं, 5 नॉमिनेटेड और 5 इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 18 मेंबर होते हैं डीटीएबी में। एडवाइजरी बोर्ड नाम ही है, तो यहाँ पे 8 एक्स ऑफिशियो होंगे, मतलब सलाह देने वाले तुमको 8 लोग मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद रखना, 8 एक्स ऑफिशियो होते हैं, 5 नॉमिनेटेड और 5 इलेक्टेड। बीसीसी बीसीसी जो है कंसल्टेटिव कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो डीसीसी है द कंसल्टेटिव कमेटी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है। इसमें 2 मेंबर्स होते हैं लेकिन वो लिस्टेड नहीं है, मतलब यहाँ पे हर स्टेट का मेंबर्स होता है, इसलिए इसकी कोई फिक्स संख्या नहीं है। दूसरा एनालिटिकल बॉडी, एनालिटिकल बॉडी में क्या आता है, तुम्हारा सीडीएल आता है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आती है, दूसरी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इन स्टेट, तीसरा गवर्नमेंट एनालिस्ट जो एनालिसिस करके बताएगा। तो ये तुम्हारा क्या होता है, एनालिटिकल बॉडी होती है। तीसरी एग्जीक्यूटिव बॉडी, अब एग्जीक्यूट कौन करेगी। ठीक है, तो कंट्रोल अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर, कस्टम कलेक्टर, ये सब क्या करेंगे, चेक करेंगे जाके। ठीक है, पकड़ेंगे सबको। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या आता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर और कस्टम कलेक्टर। तो ये सब तुम्हारे मिलके क्या बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी मतलब रूल कैसे मैनेज करना है हर चीज को, वो सब ये लोग पूरे बना रहे हैं मिलके। फिर आता है डीटीएबी के 8 एक्स ऑफिशियो। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे कौन सा इसमें डीटीएबी का एक्स ऑफिशियो है, तो उसको हम याद रखेंगे। 8 एक्स ऑफिशियो कौन कौन से हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस चेयरमैन। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस चेयरमैन। दूसरा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तीसरा डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता के। ठीक है, चौथे डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, कसौली के डायरेक्टर। फिफ्थ इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर के डायरेक्टर। सिक्स्थ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के डायरेक्टर। मतलब कितने हैं डायरेक्टर तुम्हारे, 4 4 डायरेक्टर्स हैं अलग अलग लेबोरेटरी से। पहले कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस जो चेयरमैन है। दूसरे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है। फिर बाकी 4 डायरेक्टर्स हैं हर लेबोरेटरी से। ठीक है, कौन कौन सी लेबोरेटरी, कोलकाता की, कसौली, इज्जत नगर और लखनऊ लेबोरेटरी के डायरेक्टर्स। फिर 7th कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट एमसीआई के और प्रेसिडेंट पीसीआई के। ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उन दोनों प्रेसिडेंट। तो ये हमारे 8 एक्स ऑफिशियो होते हैं डीटीएबी में। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट एनालिसिस। गवर्नमेंट एनालिस्ट जो होते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, किस सेक्शन में करता है, सेक्शन 20 के अंडर। ठीक है, जो आयुष वाले हैं वो सेक्शन 33F के अंदर आते हैं, और रिपोर्ट जो भेजते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट वो सेक्शन 25 के अंदर अपनी रिपोर्ट भेजते हैं।
तो ये इतना हमें गवर्नमेंट एनालिस्ट में याद रखना है। फिर क्या है तुम्हारा ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर जो है उसको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक। और जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक किस सेक्शन में करेंगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक सेक्शन 21 में। देखो 21 में अपॉइंटमेंट होता है, ठीक, अपॉइंटमेंट होता है। पावर कौन से सेक्शन में मिलती है इसको, पावर मिलती है 22 में, ठीक है, पावर 22 में, 21 में अपॉइंटमेंट। ऐसे याद रखो 2021 में तुम्हारा अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक, 22 में तुमको पावर मिली, 2022 में तुमको पावर मिली, 2021 में तुम सेलेक्ट हुए, पॉइंट हुए, 2022 में तुमको पावर मिली और 2023 में तुमने छापा मार दिया। मतलब इंस्पेक्शन की जो अपॉइंटमेंट, जो तुम्हारा इंस्पेक्शन का सेक्शन होगा वो कौन सा होता है, सेक्शन 23। मतलब 21 में तुम अपॉइंट हुए, 22 में तुमको पावर मिली, 23 में तुमने छापा मारा, ठीक। और आयुष वाले जो होते हैं वो सेक्शन 33G में होते हैं, ठीक। ये ड्रग इंस्पेक्टर में हमको इतना याद रखना। इसमें हम देखेंगे कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए होगा, किस फॉर्म से हमें ग्रांटेड मिलेगी, कौन सा लाइसेंस ग्रांटेड फॉर्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपोर्ट के लिए। हमें कोई भी ड्रग इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए कौन सा हम एप्लीकेशन देंगे, किस फॉर्म नंबर से, किस फॉर्म नंबर से हमें लाइसेंस ग्रांटेड होगा। इंपोर्ट में हम सबसे पहले देखते हैं ड्रग स्पेसिफाइड फॉर शेड्यूल C and C1। तो एप्लीकेशन जो होगा वो फॉर्म नंबर 8 में दिया जाएगा, लाइसेंस जो मिलेगा फॉर्म 10 में मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, शेड्यूल X जो स्पेसिफाइड जो ड्रग्स हैं उनका लाइसेंस हम किस में मिलेगा, तो लाइसेंस के लिए हम कौन सा फॉर्म भरेंगे, 8A, लाइसेंस मिलेगा 10A में, ठीक है। तो 8A एंड 10A। इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर टेस्टिंग एंड एनालिसिस। टेस्ट, कोई भी टेस्ट या एनालिसिस के लिए हमें भेजनी है तो उसके लिए फॉर्म नंबर, लाइसेंस जो एप्लीकेशन जो होगा वो हमारा जाएगा 12 में, ठीक है। और जो लाइसेंस ग्रांटेड होगा वो हमारा मिलेगा 11 में, ठीक है। और पर्सनल यूज अगर हमको करना है तो 12A में और 12B में। फिर आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में हमको ये याद रखना है, जैसे होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक की मैन्युफैक्चरिंग करना है तो 24C 25C। हम होम्योपैथिक, ठीक है, होम सी ऐसे याद रखो, होम सी, होम सी मतलब C अल्फाबेट आएगा, ठीक है। तो 24C 25C इसके लिए होम्योपैथिक के लिए। कॉस्मेटिक के लिए 31 और 32, ठीक है, 31 32। और आयुर्वेदा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए, आयुर्वेदा एंड यूनानी ड्रग्स के लिए 24D और 25D, ठीक है। आयुर्वेदा, देखो आयुर्वेदा में दा आ रहा है, ठीक है, मतलब D अल्फाबेट लगा होगा, तो 24D और 25D। ड्रग C1 एंड X के लिए हमारा कितना होगा, 27B और 28B। ड्रग C1 और स्पेसिफाइड इन शेड्यूल S। नार्कोटिक ड्रग्स भी हैं, C1 भी है और C भी है, उसके लिए कौन सा हमारा एप्लीकेशन होगा, फॉर्म 27 और 28। तो इतना हमें मैन्युफैक्चरिंग में याद रखना। फिर होलसेल और रिटेल में हमें क्या याद रखना है, होलसेल में होम्योपैथिक जी है, होम्योपैथिक में 19B 20C और 20D होम्योपैथिक के लिए। ऐसी ड्रग्स जो स्पेसिफाइड है शेड्यूल C1 और X उसमें कौन सा हमें चाहिए, 19 एंड 20B। फिर क्या है ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 फ्रॉम मोटर व्हीकल। यहाँ पे हम मोटरसाइकिल से हमें जो है होलसेल करना है, उसके लिए हमें लाइसेंस कौन सा चाहिए, जो सिर्फ C1 वाली है। ऐसी ड्रग जो C1 वाली है और हमको मोटरसाइकिल से भेजना है तो उसमें हमें क्या चाहिए, 19AA और 920B, ठीक है। फिर क्या है ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, जो नार्कोटिक ड्रग है उनके लिए कौन सा चाहिए हमें, 19C और 20G। फिर क्या है तुम्हारा
ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 बट नॉट इंक्लूड इन एक्स फ्रॉम मोटर व्हीकल, इसके लिए 19 AA एंड 21 BB। ये शेड्यूल्स हैं, ये फॉर्म है, इनको याद रखना है। फिर रिटेल सेल के लिए हमें देखना है तो कौन सा रिटेल फॉर्म भरेंगे, तो होम्योपैथिक के लिए 19B और 20C 20D होम्योपैथिक के लिए है। ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 एंड X, तो उसके लिए 19A 20। स्पेसिफाइड जो शेड्यूल X वाली नार्कोटिक ड्रग वाले भी हैं, तो उसके लिए 19 और 21, 19 और 21। ऐसी ड्रग जो शेड्यूल X की हैं, तो उसके लिए 19C और 20F। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिएगा जो शेड्यूल X वाली ड्रग हैं या C1 एक्सक्लूडिंग X हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिला था होम्योपैथिक का पूछा गया है एक बार, और तुम्हारा ये पूछा गया है शेड्यूल C1 और स्पेसिफाइड इन X वाला। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा गया तो इम्पोर्ट से तुम्हारा फॉर्म नंबर जो ये है 8 और 10 जो C1 वाला है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से आप कैसे भी ट्रिक बना के इसको आप याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे आता है एरिया रिक्वायर्ड था, यहाँ से क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कितनी एरिया रिक्वायर्ड चाहिए मेडिकल शॉप के लिए और होलसेल के लिए, तो मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर चाहिए। ठीक है, मेडिकल शॉप और होलसेल के लिए। फार्मेसी बिजनेस जिसमें कि रिटेल और होलसेल है, उसके लिए 15 स्क्वायर मीटर हमें एरिया चाहिए। ठीक है, मिनिमम, ये मिनिमम कंडीशन में है, कम से कम हमें चाहिए। फिर क्या है, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कितनी एरिया लगेगी मैन्युफैक्चरिंग करनी है अगर आपको, तो कितनी एरिया आपको चाहिए। जैसे कि पाउडर, एक्सटर्नल प्रिपरेशन, ऑयल, लिक्विड्स, टेबलेट कोटेड वाली, इनके लिए कितनी एरिया चाहिए, 30 मीटर स्क्वायर मिनिमम। फिर क्या है तुम्हारा, रीपैकिंग ऑफ ड्रग, सर्जिकल ड्रेसिंग, इसके लिए भी तुम्हारा 30 मीटर स्क्वायर चाहिए। मतलब इतना जो है तुम्हारा, इतना पोर्शन, इसके लिए हमें 30 मीटर स्क्वायर की एरिया चाहिए। ठीक है, 30 मीटर स्क्वायर में क्या क्या आएगा, तुम्हारा पाउडर आएगा, एक्सटर्नल प्रिपरेशंस आएंगी, ओरल लिक्विड आएगा, टेबलेट कोटेड वाली आएंगी। दूसरा, रीपैकिंग ऑफ ड्रग आएगा, सर्जिकल ड्रेसिंग, इस सब के लिए हमें 30 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बनाने के लिए। अनकोटेड टेबलेट के लिए और कैप्सूल के लिए हमें 60 मीटर का एरिया चाहिए। ठीक, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए 25 मीटर स्क्वायर चाहिए। पेसरीज और सपोजिटरीज के लिए 20 मीटर चाहिए। इनहेलर और इंटरनेजल के लिए 20 मीटर चाहिए। और पैकिंग मटेरियल फॉर LVP के लिए 100 मीटर स्क्वायर चाहिए। एरोसॉल के लिए 15 मीटर स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ये एरिया मिनिमम है जो हमें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग अगर हम करने जा रहे हैं, तो इतना एरिया आपके पास होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल लाइसेंसिंग। ठीक है, स्पेशल लाइसेंसिंग, सॉरी स्पेशल लेबलिंग। स्पेशल लेबलिंग में हम ध्यान रखते हैं जैसे कि शेड्यूल जी है, तो इसको हमें क्या देना है, अंडर मेडिकल सुपरविजन। यहाँ पे आपको मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही ये दवाएं देनी है। शेड्यूल H क्या होता है, यहाँ पे RX से डिनोट किया गया होगा, रेड लेबल लिखा होगा, लेफ्ट कॉर्नर में आपको RX लिखा मिलेगा। ठीक है, H1 क्या आता है, नो रिसिप्ट। यहाँ पे H1 में रिसिप्ट नहीं चाहिए, लेकिन जो है आपको ये जो हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर ही दवाएं रेगुलेट होती है, सर्कुलेट होती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। मतलब मीनिंग टू बी सोल्ड बाय रिटेलर ऑन प्रिस्क्रिप्शन फॉर RMP ओनली। यहाँ पे
यहाँ पे बिना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रिस्क्राइब के बिना आप ऐसी दवाई नहीं ले सकते हैं। ये शेड्यूल H1 में आता है। फिर क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखते हैं क्या है। विच शेड्यूल प्रोहिबिट क्योर क्लेम्स। ठीक है, कौन सी ऐसा शेड्यूल है जो प्रोहिबिट है, मतलब वो बैन है कि हम यहाँ पे दवा ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनको ठीक करने की कोई भी दवाएं नहीं होती हैं, मतलब क्लेम नहीं कर सकते कि ये बीमारी हम ठीक कर सकते हैं। वो कौन सा शेड्यूल होता है, शेड्यूल जे, मतलब ऑर्फन ड्रग्स। ठीक है, शेड्यूल जे में आते हैं। विच शेड्यूल नीड्स रिकॉर्ड मेंटेनेंस। कौन सा शेड्यूल है जिसके लिए हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, वो शेड्यूल एच ड्रग है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, प्रिस्क्राइब ड्रग है। विच शेड्यूल रिक्वायर कंटेन लेबल बट नॉट आरएक्स। ऐसी कौन सा शेड्यूल है जिसपे पॉइजन लिखा होता है, ठीक है, डेंजरस टू, ठीक है, बिना उसके नहीं दे सकते आप, लेकिन यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये जो शेड्यूल जी वाली ड्रग्स होती हैं ये अंडर मेडिकल सुपरविजन के रहती हैं। ठीक है, मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही ये सर्कुलेट होते हैं शेड्यूल जी ड्रग्स। विच शेड्यूल ड्रग्स कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप बेच ही नहीं सकते। वो कौन सा शेड्यूल होता है, शेड्यूल एच ड्रग, मतलब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, प्रिस्क्राइब करके ही आप दे सकते हो। फिर नोट क्या है, यहाँ पे जी जो होता है गाइडेंस नीडेड, मतलब यहाँ पे आपको बिना मेडिकल सुपरविजन के अंडर आपको देनी है दवाएं, वो शेड्यूल जी में आती हैं। एच में हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन H1, एच जो होगा हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन रहेंगी। H1 में हाई रिस्क एंटीबायोटिक और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं H1। और जे होता है नो फॉर क्लेम्स, नो क्योर क्लेम्स, मतलब ऑर्फन ड्रग। फिर नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग, शेड्यूल मीनिंग्स। ठीक है, जी है पॉइजन लिखा होगा। एक्स में एक्स्ट्रा कंट्रोल नारकोटिक ड्रग्स होती हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन आप रख बेच ही नहीं सकते, और अगर आप इसको रखते भी हैं अपने मेडिकल स्टोर में तो बाकायदा आप उनको लॉक करके रखते हैं। ठीक है, पी फॉर प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। फिर इसमें क्वेश्चन क्या है, विच शेड्यूल डील्स विद कलर्स। कलर्स के लिए कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल क्यू है। विच शेड्यूल इज मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव। कौन सा शेड्यूल बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, वो शेड्यूल एक्स है क्योंकि ये नार्कोटिक ड्रग्स हैं। फिर इंसुलिन को स्टोर हम करते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोल्ड स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। वैक्सीन को हम स्टोर करते हैं कोल्ड प्लेस में। फिर एस्पिरिन जो होती है, एस्पिरिन वो किस शेड्यूल में आती है, वो तुम्हारा शेड्यूल डब्ल्यू आता है। शेड्यूल डब्ल्यू क्या था, हमने देखा था जेनेरिक शेड्यूल होता है। और शेड्यूल वी क्या होता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा शेड्यूल वी क्या कहता है। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, शेड्यूल ऑफ ड्रग, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, शेड्यूल जी के बारे में हम देखते हैं। जो ड्रग्स रिक्वायरिंग मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल सुपरविजन के अंदर हमारे ये ड्रग्स दी जाती हैं। इसमें प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं चाहिए लेकिन मेडिकल सुपरविजन जरूरी है। जैसे इसमें लेबल क्या लिखा होगा, इट इज डेंजरस टू टेक प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, जैसे कि इंसुलिन, मेटफॉर्मिन, ग्लिपिन क्लामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, डाइफेनहाइड्रामीन, क्लोरफेनरामीन, इथोप्सक्सिमाइड, फिनोबार्बिटल और प्रोमिथाजीन्स, ये सब शेड्यूल जी के ड्रग्स हैं। फिर दूसरा क्या है, शेड्यूल एच। शेड्यूल एच क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स ओनली, बिना प्रिस्क्रिप्शन आप इनको नहीं बेच सकते हैं। इसमें क्या है, मैंडेटरी होता है प्रिस्क्रिप्शन बाय आरएमपी। लेबल क्या लिखा होगा, आरएक्स, बॉक्स पे लेबल बना होगा रेड कलर का, आपने देखा भी होगा, आरएक्स सिंबल होगा प्लस एच शेड्यूल की वार्निंग लिखी होगी। कैन नॉट बी सोल्ड ओटीसी, ओवर द काउंटर आप इनको नहीं बेच सकते। एग्जांपल डिजॉक्सिन, डाइजीपाम, अल्प्राजोपाम, ब्रोमाजीपाम, एट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन और साइक्लोफॉस्फामाइड। शेड्यूल एच। फिर H1 क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक एंड प्रोहिबिट फॉर्मिंग ड्रग। H1 में रिस्ट्रिक्टेड होती हैं ऐसी एंटीबायोटिक जो आप नहीं बेच सकते।
हैबिट फॉर्मिंग वाली ड्रग्स होती हैं वो शेड्यूल H1 होती है। प्रिस्क्रिप्शन कंपलसरी है और इनको हमें रिकॉर्ड करके रखना होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है इन ड्रग्स का। इसमें रजिस्टर्ड मेंटेन करना होता है 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल तक आपको वो रजिस्टर सुरक्षित रखना होता है। ये जो क्वेश्चन है DI में पूछा गया था। लेबल क्या होगा, RX लिखा होगा, रेड बॉक्स वार्निंग लिखी होगी। एग्जाम्पल क्या है, सिफिक्सिम, सिफिप्रिन, एमिपिन, एमिपेनिम, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉर्फिन, ट्रामाडोल, डाइजीपाम, ब्यूप्रीनॉर्फिन, जोलपीडेम। ये ड्रग्स हमारी शेड्यूल H1 में आती है। शेड्यूल J क्या है, जे हमारा ऑर्फन ड्रग्स वाला है। ऑर्फन ड्रग्स ऐसे ड्रग्स जिसको हम नहीं कह सकते क्योर क्लेम्स, नॉट ड्रग कैन क्लेम क्योर। ठीक है, ऐसी डिजीज। सेल अलाउड बट नो प्योरिटी क्लेम्स इन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में हम ये नहीं कह सकते कि इस बीमारी को हम इस तरह से सही कर सकते हैं, वो शेड्यूल J में आता है। जैसे कि एड्स है, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, लेप्रोसी है, एपिलेप्सी है, पैरालिसिस है, सिफिलिस है, गोनोरिया है। ठीक है, ये शेड्यूल J में आता है। शेड्यूल डी क्या है, परमिटेड कलरिंग एजेंट, नॉन थेरापेटिक्स। ठीक, परमिटेड कलरिंग एजेंट्स। डी में क्या आएगा, शेड्यूल डी में कलरिंग आएगा, जैसे कि यूज ओनली अप्रूव्ड कलर्स, जैसे कि पिट्राजीन, एरिथ्रोसिन, करक्यूमिन, इंडिगो, नेफ्थाल ब्लू, शेड्यूल डी में। शेड्यूल एस क्या होता है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं जो कि CNS अब्यूज पोटेंशियल रखती हैं। इसमें प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी होता है, स्पेशल लाइसेंस और रिकॉर्ड करने का भी आपको जरूरत होती है, मतलब स्पेशल आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा इनको। लेबल में RX लिखा होगा, शेड्यूल एक्स की वार्निंग दी होगी। एग्जाम्पल में एम्फेटामिन, मी एम्फेटामिन, कीटामिन, पेंटोबार्बिटल और सीकोबार्बिटल, ये ड्रग्स आती हैं शेड्यूल एक्स में। फिर क्या है, शेड्यूल डब्ल्यू क्या है तुम्हारा, जो जेनेरिक मेडिसिन है। ठीक है, OTC मेडिसिन है। यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया था एग्जाम्पल, तो सारी शेड्यूल्स का एग्जाम्पल भी आपको आना चाहिए। इसमें नो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, जनरल लेबलिंग यूज ओनली, जैसे कि एस्पिरिन, एनाल्जिन, फ्यूरस सल्फेट, पैरासीटामोल। शेड्यूल पी में क्या है, ड्रग नीडिंग स्पेशल स्टोरेज एंड कंडीशन, ऐसी ड्रग्स जिनके लिए स्पेशल स्टोरेज और कंडीशन चाहिए, जैसे कि स्पेशल स्टोरेज स्टेटमेंट मैंडेटरी। एग्जांपल में इंसुलिन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, वैक्सीन कोल्ड प्लेस में रखी जाएंगी, एंटीबायोटिक कूल प्लेस में रखी जाएंगी, विटामिन प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। ये शेड्यूल पी में आएगा, याद रखिए। फिर सिडिस्को की बात करें तो सिडिस्को का फुल फॉर्म पूछा जाता है। सिडिस्को का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मेनली रेगुलेट बॉडी फॉर ड्रग, मेडिकल डिवाइस एंड क्लिनिकल टाइम। इसलिए है ये बॉडी किस लिए बनाई गई थी, ताकि ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस और क्लिनिकल ट्रायल्स को रेगुलेट किया जा सके। हेड ऑफिस कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में है। अंडर मिनिस्ट्री एंड हेल्थ, फैमिली हेल्थ वेयर के ये अंडर काम करती है। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, उनका नाम क्या है, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। फिर क्या है तुम्हारा, ICH क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन। ठीक है, मेंबर कितने होते हैं ये याद रख लीजिए, मेंबर जो होते हैं 20 मेंबर्स होते हैं। ISHO गाइडलाइन होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी गाइडलाइंस होती है, इस गाइडलाइन के थ्रू आपको सारा काम करना होता है। जैसे कि याद रखिए, ISO जो 9001 है वो क्वालिटी मैनेजमेंट देखता है। ठीक है, ISO 9001 और ISO 14001 है, वो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट चेक करता है। तो ये दो ISO याद रख लीजिए, बहुत बाकी अदर भी ISO दिए हुए हैं लेकिन इम्पोर्टेंट यही है। फिर ICH गाइडलाइन में स्टेबिलिटी अगर हमें देखनी है, स्टेबिलिटी गाइडलाइंस, ठीक है, तो उसमें हम याद रखेंगे Q1 जो है हमारा स्टेबिलिटी के लिए है, Q2 एनालिटिकल वैलिडेशन है, Q3 इम्प्योरिटीज है, Q4 फार्माकोपिया है, Q5
बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं। Q7 GMP है। Q8 फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट्स हैं। Q9 क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? Q1 स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हम किसकी चेक करेंगे? एनालिटिकल वैलिडेशन की करेंगे। एनालिटिकल वैलिडेशन से हमें क्या पता चलेगा? इम्प्योरिटी पता चलेगी। इम्प्योरिटी हम किसमें चेक करेंगे? फार्माकोपिया में चेक करेंगे। किसकी करेंगे? बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की करेंगे। फिर हम जीएमपी के लिए भेज देंगे अगर सब सही रहेगा। फिर जीएमपी वाले क्या करेंगे? फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट करेंगे, जिसमें क्या होगा? क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट कम होगा। तो इस तरह से हम सीक्वेंस वाइज 1 to 9 याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आईसीएच गाइडलाइंस। फिर हम देखते हैं डीटीएबी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जो कि एएसयू के लिए है, मतलब आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के लिए जो डीटीएबी होती है उसमें 20 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 4 एक्स ऑफिशियो होते हैं और नॉमिनेटेड 16 मेंबर्स होते हैं। ये याद रखिएगा, डीटीएबी फॉर एएसयू के लिए है। ठीक है, अगर एएसयू के लिए है तब आपको ये लगाना है क्या? एक्स ऑफिशियो 4 होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर 16 होंगे। अगर ऐसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक का पूछागा डीटीएबी तो उसमें कितने मेंबर होते हैं? 18 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 8 एक्स ऑफिशियो होते हैं, 5 नॉमिनेटेड होते हैं, 5 इलेक्टेड होते हैं। ठीक, फिर मिस ब्रांडेड ड्रग्स जो होती हैं वो किस सेक्शन में बिलोंग करती हैं? जैसे कि मिस ब्रांडेड ड्रग है तो 33E है, एडल्ट्रेटेड है तो 33 डबल ई है, ई है, स्प्यूरियस है तो 33 EEA है। ठीक है, इसको हम याद रख सकते हैं। मास में 33 E हैं और एडल्ट्रेटेड में 33 EE हैं, स्प्यूरियस में 33 EEA है। ठीक है, इसको हम याद रख सकते हैं। सीक्वेंस जो है ऊपर से नीचे बढ़ता आ रहा है, इसलिए हम इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर क्या है? मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट कब आया था? 1955 में आया था। सबसे पहले एक्ट याद रखना है, 1955 में मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन आया। अल्कोहलिक प्रिपरेशन को हम स्टोर करते हैं वेयर हाउस में कितने टाइम के लिए? मैक्सिमम, कम से ज्यादा 3 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कितने साल के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 ईयर। लाइसेंस जो है मैन्युफैक्चर बॉन्डेड लेबोरेटरी का इशू कौन करता है? एक्साइज कमिश्नर इशू करता है। बॉन्डेड लेबोरेटरी का जो लाइसेंस है मैन्युफैक्चर करने के लिए वो एक्साइज कमिश्नर इशू करता है। फिर बॉन्डेड मैन्युफैक्चर में ड्यूटी जो होती है नहीं पेड होती है, जबकि नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चर में ड्यूटी जो होती है वो पेड होती है। ठीक, फिर डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की बात करें तो डीपीसीओ 1955 में कितने ड्रग्स के लिए आया था? 74 ड्रग्स के लिए केवल आया था। इसमें रिटेल मार्जिन 13% ले सकते हो। फार्मूला क्या था तुम्हारा? रिटेल प्राइस इक्वल टू MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC इंटू 1 प्लस मैप अपॉन 100, ये फार्मूला था। डीपीसीओ जो तुम्हारा 2013 में आया वो कितने ड्रग्स के लिए आया है? 384 ड्रग्स के लिए आया है, जो अंडर नीलम 2022 में के अंडर जो है वो आई थी ड्रग्स। डीपीसीओ जो 2013 में कितने ड्रग्स के लिए आया? 384 ड्रग्स के लिए आया, किसके अंडर? नीलम 2022 के अंदर। इसमें रिटेल मार्जिन जो है आप 16% ले सकते हो, होलसेल मार्जिन आप 8% ले सकते हो। आरएमपी इक्वल टू रिटेल मार्केटिंग रिटेल प्राइस क्या होता है? रिटेल प्राइस प्लस लोकल टैक्स। फिर क्या है? पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट कब आया? 1970 में पेटेंट एक्ट आया। पेटेंट वैलिडिटी कितने साल के लिए होती है? 20 साल के लिए होती है, जिस दिन से आप फॉर्म फिल कर दोगे। ठीक है, उस दिन से 20 साल के लिए पेटेंट हो जाती है ये चीज। हेड ऑफिस कहाँ है? कोलकाता में है। ब्रांच ऑफिस मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में है। एच एच वैक्समैन एक्ट क्या कहता है? ये जेनेरिक ड्रग जो है उनको उनका कंपटीशन और पेटेंट टर्म रिस्टोरेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एच वैक्समैन एक्ट। ऐसी ड्रग्स उनका पेटेंट टर्म जो है रिस्टोरेशन के लिए या फिर उनको जेनेरिक ड्रग कंपोजिशन के लिए भेजा जाए
तो उसको हम क्या कहेंगे, हैच वैक्समैन एक्ट कहते हैं। पेटेंट लिस्टेड कब होता है? पेटेंट लिस्टेड जो होता है वो ऑरेंज बुक आफ्टर ANDA एप्लीकेशन, ANDA एप्लीकेशन के बाद जो है उस पेटेंट को ऑरेंज बुक में हम लिस्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पेटेंट लिस्ट किस बुक में करते हैं, किस कलर की बुक में करते हैं? तो ऑरेंज कलर की बुक में हम पेटेंट को लिस्ट करते हैं। अब जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी में तो हर कंट्री की एक अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, ठीक है। जैसे कि यूएसए में कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है? FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यूके में कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम में MHRA, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी, यूके में MHRA। ऑस्ट्रेलिया में TGA थेराप्यूटिक फूड एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया में DCGI है, जो कौन हेड है इसका? डीसी डी सॉरी सीडिस्को जो है वो हेड है तुम्हारा DCGI का, मतलब ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जो है वो हेड कौन है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कनाडा में क्या है? हेल्थ कनाडा है, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा थेराप्यूटिक प्रोडक्ट डायरेक्टरेट TDP है, और हेल्थ प्रोडक्ट एंड फूड ब्रांच, ये तुम्हारा कनाडा की है। यूरोप में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है, ठीक है। जापान में क्या है? जापान में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर एंड वेलफेयर है। फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस एजेंसी है, TDMA है। और तुम्हारा MHLW भी है जापान में। स्विट्जरलैंड में क्या है? स्विस मेडिक है, ठीक है, स्विस एजेंसी फॉर थेराप्यूटिक प्रोडक्ट। सिंगापुर में हेल्थ साइंस अथॉरिटी है। न्यूजीलैंड में मिड सेफ है, मतलब न्यूजीलैंड मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइस सेफ्टी अथॉरिटी, ये न्यूजीलैंड की है। ये सारी कंट्री की अपनी अलग अलग अथॉरिटी है। तो यहाँ पे ये जो इंडियन अथॉरिटी है रेगुलेटरी एजेंसी, उसमें याद रखिएगा कौन सी है इंडिया के पास? सिडिस्को है, जो CDI का हेड है। DCGI का हेड है तुम्हारा सिडिस्को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका क्या फुल फॉर्म है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये हमारी होगी रेगुलेटरी एजेंसी। फिर क्या है? डिफरेंट एक्ट एंड सेक्शन। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये ड्रग इंस्पेक्टर लेवल का क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और आए भी हैं, लेकिन आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये था फुल रिवीजन जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का। आपने अगर इसको पढ़ रखा है तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने एक बार में ही कवर कर लिए हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।